नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कोविड-19 महामारी का असर कृषि, किसानों और उनकी आय के साधनों पर कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में औषधीय यानी कि हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। आज विचार विमर्श में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत औषधीय यानी कि हर्बल खेती और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे खास मेहमान। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्राचीन काल से ही रोगों को ठीक करने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिन्हें उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें वनस्पति और पशु दोनों शामिल हैं। इन दोनों में भारत काफी संपन्न है और बहुत से पेड़ पौधे व पशु पक्षी ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों में ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिनमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एथनोबायोलॉजी से ये तथ्य सामने आया है कि भारत में करीब 8000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधीय गुणों के लिए होता है। औषधीय पौधों और उनसे बने उत्पादों की देश विदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB ने 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। अगले 2 वर्षों में 4000 करोड़ रुपए के परिव्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को 5000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इतना ही नहीं, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क होगा। NMPB गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गलियारा विकसित कर औषधीय पौधे लगाएगा। हर्बल खेती किसानों की आय को दोगुनी करने में भी मददगार साबित होगी। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती कर सकते हैं किसान। खेत में एक ही तरह की फसल लेने से खेत की उर्वरता पर भी असर पड़ता है। ऐसे में किसान फसल विविधता अपनाएं और खेत खाली होने के बाद उसमें औषधीय पौधों की खेती करें तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। पहले औषधीय फसलों की करीब 80% से ज्यादा उपज जंगलों से आती थी, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकारों के सहयोग से इनके कृषिकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब उद्योगों की निर्भरता औषधीय पौधों की कृषिकरण से मिलने वाले कच्चे माल पर बढ़ी ही है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा में हमारे 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सत्यजीत राय हैं, जो कि निदेशक हैं DMAPR आनंद, गुजरात में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सत्यजीत राय। और इसके साथ ही इसी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PL सरन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
तो हर्बल खेती के महत्व के बारे में और कैसे इसे बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है वो भी कोशिश कर रही है और एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान सरकार ने किया है ताकि हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर सत्यजीत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आज की स्थिति को हम देखना चाहें तो हर्बल खेती के मामले में इस वक्त भारत की स्थिति क्या है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस संस्थान में पहली बात हम काम कर रहे हैं जी, मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग ICR कहते हैं, उसका अंतर्गत इसको हम लोग कहेंगे औषधीय एवं संगंधीय पादप शोध निदेशालय जी, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, हमारा जो लक्ष्य है, हम लोग 1992 में हमारा जो एक NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के हिसाब से ये हमारा स्थापित हुई थी। फिर 2008 में ये डायरेक्टरेट के रूप में स्थापना हुई। और हम थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि हम लोग पहले 9 मैंडेट क्रॉप को लेकर हम लोग काम शुरू किया। मैंडेट क्रॉप का अगर नाम गिनाए तो एक है इसब, सेना, सफेद मूसली, गिलो, गुगल, अश्वगंधा, एलो। और इसके अलावा 2 एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो है लेमन ग्रास एंड पाल्मर। समय के साथ हम लोग और 5 और 6 अभी हमारा जो मैंडेट क्रॉप है अगर देखा जाए तो 15 है। जो नए एडिशन में जो 6 आए हैं उनमें कालमेघ एक है, शतावरी है, मधुनाशिनी इसको बोलते हैं, सलपर्णी है, तुलसी और बेसिल। अभी का जो प्रश्न है कि हमारा देश का किस हिसाब से हमारा देश मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के हिसाब से पूरे विश्व में क्या एक स्थान है, तो हम यही पहला बताएंगे कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो हम इसमें 2 भाग में ले सकते हैं। एक है हिमालयन बायोडाइवर्सिटी, हिमालयन रीजन, एक दूसरा ले सकते हैं जो है हमारा दूसरा रीजन है वेस्टर्न घाट्स जो सदर्न इंडिया में है। तो इन दोनों एरिया के अलावा जो हमारे जो जंगल वगैरह है, एक बहुत ही एक विस्तृत इसका एक बोल सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया में है मेडिसिन को लेकर। जी बिल्कुल, तो बहुत ही समृद्ध जैव विविधता से भरपूर है हमारी ये धरती। और ऐसे में डॉक्टर सरन बताएं हमें, जैसे कि पहाड़ी इलाकों की बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर किस तरह के जो मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधे हैं, वो खास तौर पर पाए जाते हैं जिनकी खेती किसान प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं? मैडम, हमारे पहाड़ी एरिया की आपने बात करी, जैसे कि हमारा जम्मू से लेके हिमाचल और इधर अगर हम वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत सारी स्पीसीज है मैडम जिनकी हम सक्सेसफुली खेती कर सकते हैं। और वो उसके हाइट और एल्टीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैडम, पीली सत्तावरी का। पीली सत्तावरी की खेती हम प्लेन से लेकर हिमाचल और जम्मू के हाइट वाले 4000 फीट तक उसकी खेती कर सकते हैं और उससे अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे चिरायता है, और भी बहुत सारी क्रॉप हैं जिनका हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में हम खेती कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का जो केसर है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। केसर भी जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल तक सक्सेसफुली हो रहा है और वो उसका उत्पादन सिर्फ इन्हीं 2-3 स्टेट में रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से कम है और इसको और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सत्यजीत, जैसा कि आप चर्चा की शुरुआत में ही आप कह रहे थे कि किस तरह से जो जैव विविधता है उसके मामले में हम बहुत ही समृद्ध है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब औषधीय पौधों की बात करते हैं तो जो आयुर्वेद है वहाँ पर एक विस्तृत तौर पर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में खासतौर पर आपके निदेशालय की ही बात करें और साथ ही अगर ICR की बात करें तो समय के साथ किस तरह से जो औषधीय पौधे हैं इसके मामले में जो शोध हैं वो शोध कार्य किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? मैडम, इसके बारे में हम ये बताएंगे कि देखिए, अगर हम हमारा शोध को अगर ले जी तो पहली बात है, एक शोध तो एक तरह से कि हमारा जो कलेक्शन प्रैक्टिसेस है, हम लोग ये बोलेंगे कि जो भी औषधीय जो पौधे हैं तो पहली बात उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, इकट्ठा करने का एक प्रणाली है। ऐसा नहीं कि अगर कोई चला जाए उसको पूरे पेड़ को ही काट डाले। तो ये
तरफ से एक शोध है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड एग्रीकल्चरल कलेक्शन प्रैक्टिस। जी फिर एक हमारा जो है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। तो हमने सालों सालों से यही तय किया है हम लोगों ने शोध के ऊपर कि हम लोग को इसको इकट्ठा कैसे करें, अगर जंगलों से ले कैसे इकट्ठा करें। और हम लोग जो जो शोध जो हम हमारे जो कई जो हम आपको जो हम लोगों ने बताया जो मैंडेट क्रॉप्स है, मैंडेट क्रॉप्स को लेकर हम लोग जो चल रहे हैं, जैसे इसबगोल है, गूगल है, अश्वगंधा है, इनको ऊपर हम लोग कैसे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। पहला तो एक है। फिर दूसरी चीज है इसका प्रजनन और प्लांट ब्रीडिंग, हमारे जो नए नए वैरायटीज कैसे निकल सकती हैं, जी तो इसके ऊपर भी एक निरंतर प्रयास है, नए नए वैरायटीज। थर्ड, इसका सबसे बड़ा जो है कि हमारा फाइटोकेमिस्ट्री का एक ऐसा डिवीजन है जिसमें फाइटोकेमिस्ट्री में इसमें यह देखा जाता है कि इसमें औषधीय गुण कौन कौन से हैं। तो ये सब जो इन सब लेकर, और हमारा जो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च जो है, जैसे अभी डॉक्टर सरन ने कहा, जैसे हम एक बहुत बड़ा एक जो है मिशन है, जैसे चिरेता है। अगर चिरेता की बात करें, वो जो हिल्स में ही उगाया जाता है। जो अगर आप हिल्स में अगर देखें तो हम कालिम्पोंग हिल्स जो है बंगाल में है, जो कालिम्पोंग, और वेस्टर्न हिल्स जो है हमारा जो सोलन में है। तो एक तरह से ये लुप्त होती जा रही थी। तो अगर हम ये जो चीज लुप्त अगर होती जा रही है तो हम उसको कैसे बचाएं, ये भी एक शोध का एक कारण बन जाता है। हम इसको कैसे इसको बताएं और कैसे इसको आगे ले जाएं, ये संक्षिप्त में हम हमारा जो है शोध का एरिया बताया। अगर आप डिटेल में अगर करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल, आगे भी हम और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सरन से इस बीच में जानना चाहूंगी कि जो ये औषधीय पौधे हैं, इनमें बहुत सारे विकल्प किसानों के सामने होते हैं जिनकी खेती वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में जब वो फसल का चुनाव करें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखते हुए फसल का चुनाव करना चाहिए? हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले किसी भी फसल का चुनाव करने से पहले उनकी जो लोकेशन है, उनका जो क्षेत्र है, उसमें कौन सी फसलें सफलतापूर्वक कर सकते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हमारा कोई किसान भाई है जो सूखे एरिया का है, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात का कुछ हिस्सा या फिर महाराष्ट्र का सूखा एरिया है, तो वहां के किसान भाइयों को अश्वगंधा के बारे में, कालमेघ के बारे में, इन फसलों के बारे में सोचना है, क्योंकि इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और उस एरिया में इनका उत्पादन भी सफलतापूर्वक हो सकता है। इसके साथ साथ वहां की मिट्टी किस तरह की, अगर ब्लू टाइप की मिट्टी है तो हमारा अश्वगंधा बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें हमारी जैसे धान के साथ साथ हमारा ब्राह्मी है, ब्राह्मी के अलावा कुछ और फसलें हैं जैसे सेंटेला है, वो ज्यादा पानी वाली और चिकनी मिट्टी में हो सकती हैं। इसी तरह से अगर कहीं ज्यादा बरसात वाला एरिया है, या अभी हमारे बड़े प्रधान जिक्र करते हैं कि जो हमारा गंगा का बेसिन है उसमें मैक्सिमम हमें प्लांटेशन करना है, तो उस तरह का एरिया है वो ब्राह्मी के लिए, दोनों तरह की ब्राह्मी, जल ब्राह्मी और जो सेंटेला एसिटिका जिसको मंडूका पर्णी बोलते हैं, दोनों के लिए उपयुक्त है। इसके साथ साथ जैसे सतावरी है, सतावरी को भी हम उस एरिया में सफलतापूर्वक कल्टीवेट कर सकते हैं। और ब्राह्मी का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पानी भराव वाले क्षेत्र हैं उसमें और फसलें आप नहीं ले सकते हो, और ब्राह्मी को आप इस तरह के क्षेत्र में अच्छी तरह से पैदा भी कर सकते हो और पानी की भी आपको ज्यादा उपलब्धता रहती है बरसात के मौसम में स्पेशली। और ये पेरिनियल क्रॉप है, तो इससे किसान 1 लाख में लगभग 2.5-3 लाख रुपए तक अर्न कर सकता है। जबकि अगर जो किसान भाई हमारे राइस और वीट की खेती करते हैं वो मैक्सिमम 1 लाख से 1,10,000 रुपए अर्न करते हैं। वहीं अगर वो ब्राह्मी की खेती करें तो उससे 3 से 3.25 लाख रुपए पर हेक्टेयर कमा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सत्यजीत, आपकी क्या राय है? सरकार का लक्ष्य ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है औषधीय पौधों की खेती का, उसे बढ़ाया जाए। खासतौर पर अगले 2 साल के लिए भी लक्ष्य बनाया गया है इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए किस तरह के प्रयास करने होंगे तभी इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ पाएगा? आपकी क्या राय है? जी मैडम, इसमें तो मैं ये पहला बोलना चाहूँगा कि देखिए, इसका जो मेडिसिनल प्लांट्स का जो महत्व है, हो सकते पैंडेमिक आने पर थोड़ी सी भी है, जो हमारा जो कोविड-19 जो पैंडेमिक आई है पूरे विश्व में एक बड़ी है। इसके पहले भी मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि जो हमारा डेंगू, इसके पहले जो डेंगू जो है हमारा जो
बिल्कुल। वायरस है, उसका भी प्रकोप उसमें रहता भी है आप जी। देखेंगे कि उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें कैरिका पपाया जो हमारा गिलोय वगैरह यूज प्लेटलेट्स को कम करने के लिए। हम्म पर अभी अभी जो सरकार का जो प्रयास है, अगर हम इसको अगर देखें, हम्म 2014 से जो सरकार का प्रयास आयुष मंत्रालय जो बनी, इसके बाद इसमें ये दूसरा पहल है कि शायद ये कोविड-19 के जो हमारा जो पैंडेमिक है पूरे वर्ल्ड में एक इसका जो है एक असर हुआ है, जी। जो इसमें जो स्पेशली इम्यून बूस्टिंग के लिए। हम्म तो सरकार ने अभी इस हिसाब से जो जो इसमें जो एरिया बढ़ाने की बात कही है, या गंगा बेसिन वगैरह में एरिया बात कही है। पर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, डॉक्टर सरन ने जो बताई उन्होंने, कि हमें जरूर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे हैवी मेटल्स। हम उसको बढ़ाते हुए ऐसे ना करें कि जहां पर हैवी मेटल्स वगैरह हो, जिसमें जिसमें उसमें टॉक्सिक पदार्थ हो, उसमें प्रॉब्लम हो। इसको हमको ध्यान रखना है। जी। और एक मांग तो जरूर है, एक विश्व में एक मांग तो जरूर है कि इसकी जो महत्वता जो है अभी शायद समझ में आई है, और इसमें और भी शोध करने की आवश्यकता है। जी। और जरूर इससे आगे जरूर बढ़ेगा, ये मेरा ख्याल है, जरूर आगे बढ़ेगा। और जी बिल्कुल, तो सरकारी ये प्रयास उम्मीद है हम कर कि सकते हैं बढ़ेगा, कि इस और हम दिशा लोग में भी जो शोध है उसको भी आगे और काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। डॉक्टर सरन, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो किसान हैं जो औषधीय पौधों की खेती करते हैं वो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके, अच्छी गुणवत्ता हो उनके कृषि उत्पाद की, इसके लिए उन्हें खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? जी मैडम, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को अपने खेत का चुनाव करने के साथ साथ फसल चुनाव में ध्यान रखना चाहिए, अगर पानी की उपलब्धता है या नहीं है। दूसरा, उसके खेत में पहले की फसलों में उसने कौन कौन से केमिकल यूज किए हैं। मैं कुछ फसलों के उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे तुलसी है, बेसिल है। अगर इन फसलों की अगर हम एक खेती करें, अगर हमने चाहे उसमें राइस लिया हो, चाहे व्हीट लिया हो, या कोई पल्सेस ली हो, अगर उसमें किसी भी तरह का हेवी मेटल्स है, इन फसलों का अगर हम 1-2 करोड़ बेसिल या तुलसी की लें, तो ये उस खेत में से जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको हटाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अगर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ जाना है, औषधीय पौधों की खेती करनी है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, पानी की उपलब्धता। तीसरा, फसल का चयन करते वक्त बाकी चीजों का भी ध्यान रखें। अगर सपोज हमारा जंगल के आसपास का एरिया है, तो वहां जंगली जानवरों की बड़ी समस्या रहती है, तो उस तरह के एरिया में हम शतावरी है, कालमेघ है, इस तरह की फसल की खेती कर सकते हैं, जैसे तुलसी है। सपोज कुछ किसान ऐसे हैं जो फल वृक्ष लगा रखे हैं, जैसे मैंगो, गुआवा, तो उस तरह के किसान हमारे तुलसी की खेती एज ए इंटरक्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी में यूजिनोल की मात्रा ज्यादा होती है, और उसके फ्लावर में मिथाइल यूजिनोल की वजह से खुशबू आती रहती है, और उसकी तरफ जो नर मक्खी है वो अट्रैक्ट होती है। तो इससे 2 फायदे हैं, हमारे फलों में फल मक्खी नहीं आएगी, और दूसरा हमें तुलसी से भी उत्पादन मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। इसी तरह से हमारी ये जो चर्चा है ये आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, और आज हम विचार विमर्श में हर्बल खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ खास मेहमान भी इस बीच जुड़े हुए हैं।
और इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान श्री प्रबोध कुमार त्रिवेदी, जो कि निदेशक है सीमैप लखनऊ में। प्रबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हर्बल खेती की जा रही है देश में इस वक्त, उसे और भी बढ़ाने की मंशा है केंद्र सरकार की। उसके लिए खास तौर पर पैकेज की भी घोषणा की गई है। खास बात इसमें उद्देश्य यही नजर आ रहा है कि जो किसान हैं उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो ऐसे में आपसे सबसे पहले यही हम समझना चाहेंगे कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए ये जो औषधीय पौधे हैं, इनकी खेती किस रूप में महत्वपूर्ण है? जैसा कि देखें, हमारा जो संस्थान है जो कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में काम करता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं या एक तरीके से कई सारे जो सुगंधित चीज़ें निकाली जाती हैं जी। तो हमारा इंस्टीट्यूट उसमें काफ़ी सालों से काम कर रहा है और हम लोगों ने जो औषधीय पौधे हैं उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ निकाली हैं, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी लोगों के इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों में भी मदद करते हैं उनसे ठीक होने में जी। उसकी खेती को हम लोग फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते रहे हैं। हम लोग एक हमारा प्रोग्राम था एरोमा मिशन, खैर वो एरोमेटिक प्लांट्स के लिए था, लेकिन हम उससे मिलके पूरे देश में करीब 1400 हमने क्लस्टर्स बनाए किसानों के जी। और उसमें ग्रो करके बताया कि किस तरीके से इन प्लांट्स को ग्रो करके, इन क्रॉप्स को ग्रो करके कैसे आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है। जी। इसी ही तरीके से हम लोग इस समय मेडिसिनल प्लांट पे भी काम कर रहे हैं, औषधीय पौधों पे। जैसा कि आप देखें कि केंद्र सरकार ने एक कितना बड़ा पैकेज को जो है अनाउंस किया है। बिल्कुल। तो इसमें जो आयुष मिनिस्ट्री है और एनएमपीबी है, जिसको नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कहते हैं, वो लोग मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं और हम लोग अपने कौन से प्लांट्स हो सकते हैं जो कि हम फार्मर्स को बताएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इधर यूज में आएंगे। क्योंकि अगर देखें कोविड के टाइम में ऐसा हुआ कि लोग औषधीय पौधों की तरफ उनका जो ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ा है जी। और कहा जा रहा है जैसे गिलोय हुआ या अश्वगंधा हुआ, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके की हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है जी। तो उस तरीके से हम लोग किसानों को ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग ये प्लांट्स ग्रो करेंगे तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और इससे आप लोग आत्मनिर्भर प्रभु जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इन दिनों तो जो कोविड की वजह से जो स्थितियां बनी है उसमें तो बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी ही है, लेकिन सामान्य तौर पर भी किस तरह की इसकी मांग रहती है बाजार में? जो औषधीय पौधे हैं, उनके जो उत्पाद है, उसका बाजार कितना बड़ा है? आयात निर्यात की स्थिति कैसी है? इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हल्की सी रोशनी डालें। देखिए, औषधि ज़्यादातर अगर आप जो भी मेडिसिन्स में देखें जी, औषधियों में, तो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम रहा है उसमें औषधीय पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है जी। जितने भी ये पौधे हैं उससे काफ़ी कुछ जो दवाइयाँ हैं बनाई जाती हैं। और आजकल देखें जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं वो तो होती ही होती हैं, लेकिन इनका हमारा जो औषधीय पौधों से बनी हुई दवाइयाँ हैं इनका मार्केट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुआ ये है कि हम लोग हर चीज़ बहुत छोटे स्तर पे करते रहे हैं, उसको हमें एक काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे लेके जाना है। कुछ ही कंपनीज हैं जो कि बड़े स्तर पे कर रही हैं जी। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें इसको, जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, लोकल टू ग्लोबल जी। जो भी हमारी ये औषधीय पौधे हैं उससे जो निकले हुए एक्सट्रैक्ट हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, उनका पूरी तरीके से हमें जो गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम गुणवत्ता को रख पाए तो मुझे लगता है इसकी मांग इस समय बहुत ही ज्यादा होने वाली है और किसानों को उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल प्रभु जी, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि इसमें जो एक बड़ी बात आती है कि जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए और ऐसे में जो क्लस्टर्स बनाए जाने के प्रयास है, ये जो एफपीओ जो कृषि उत्पादक संगठन है, क्या इस तरह के जो अगर प्रयास किए जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में और बेहतर होगा किसानों के लिहाज से? आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लस्टर्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि जब किसान अकेले इस चीज़ की खेती करता है जी, तो उसका कनेक्ट जो है इंडस्ट्री के साथ होना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम क्लस्टर्स बनाते हैं तो इंडस्ट्री को हम लिंक कर सकते हैं क्लस्टर्स से, क्योंकि अगर देखें जो हमारे औषधीय पौधे होते हैं उनकी या तो आपको रूट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको कि हम रूट की या लीफ की या किसी भी दूसरे भी
उसके पार्ट की ज़रूरत हो सकती है। जी, जी। अगर हम उसको ज़्यादा दिनों तक एक जगह पे स्टोर करेंगे तो उसमें जो है खराब होने का बहुत चांसेस रहता है। हुँ। तो हम कितनी जल्दी क्लस्टर्स बना के वो इंडस्ट्री के साथ लिंक करें कि इंडस्ट्री उसको तुरंत की तुरंत फार्मर से परचेज़ कर ले। जैसे ही हम उसको स्टोर करेंगे तो उसमें बहुत सारी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो क्लस्टर को बनाना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें देश में औषधीय खेती को आगे बढ़ाना है। जी, बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया है कि ये जो पौधे होते हैं उसके अलग-अलग भाग अलग-अलग रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में इनको जो है उसको संरक्षित करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में जो तकनीकी ज्ञान है वो किसानों को होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की कैसी व्यवस्था है? अगर देखें तो हमारा जो संस्थान है जी। ऑनलाइन पहले तो हम लोग जब तक कोविड नहीं था तब तक हम लोग किसानों के पास में जाके हुँ। उनके साथ बात करते थे, उनको ट्रेनिंग अपनी वैरायटी जो इम्प्रूव वैरायटीज़ थी वो देते थे, जी। उसको कैसे कल्टीवेट करनी है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, हुँ। उससे प्रोसेसिंग कैसे करनी है, जी। सारा कुछ पैकेज हमारे पास होता है वो देते थे। आजकल हुँ। हम ऑनलाइन करीब-करीब हर 15 दिन में हम लोगों का प्रोग्राम होता है, हुँ। जिसमें हम किसानों से जुड़ते हैं, उनको बताते हैं कि कौन से औषधीय पौधों को लगाना चाहिए और पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि किस जी। तरीके से वो उनको लगाएँगे, किस तरीके हुँ। से प्रोसेस करेंगे, हुँ। इवन मार्केट से हमें कैसे लिंक करने हैं उनको, उस तरीके की भी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल। जी, जी। बिल्कुल। प्रभु जी, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप किसानों को किस तरह से ये बात समझाएँगे कि ये जो औषधीय पौधे हैं, इनकी जो खेती है, वो अन्य बागवानी से जुड़े जो खेती है, उससे अलग है। सीधे-सीधे इसमें बाज़ार में अपने कृषि उत्पाद को ले जाने के बजाय जो इसमें मूल्य संवर्धन या जो प्रसंस्करण है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके बारे में भी उन्हें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो अच्छा भाव है, वो उन्हें मिल सके इसके लिए। देखिए अगर आप इसके मूल्य की बात देखें हुँ। तो ऐसा है कि हम लोग तो किसानों को ये कहते हैं कि आपकी जो अपनी ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, जी। उसको न छोड़ें। जी। आपके पास काफ़ी सारी ज़मीन ऐसी होगी जिसको कि आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ऊसर ज़मीन है या ऐसी ज़मीन है, तो हम लोगों ने उस तरीके के भी वैराइटीज़ को डेवलप किया है कि हुँ। ऐसी जगहों को भी हम यूज़ किया जा सकता है। जी। जैसे हम अभी मेडिसिनल से हट के अगर थोड़ा-सा एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें, जी, तो जी। हम लोगों ने जो करीब 1400 क्लस्टर्स बनाए पूरे इंडिया में, पूरे हुँ। अपने भारत देश में, हुँ। उसमें हमने वो ज़मीन उनको यूज़ करने के लिए कहा है कि जो कि अंडर यूटिलाइज़ थी या उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, उसमें हम किस तरीके से एरोमेटिक प्लांट्स को लगा के जीविका को बढ़ा सकते हैं और या आय को बढ़ा सकते हैं। इसी जी। तरीके से हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो उस खेती को आप बिल्कुल भी बंद कर दें, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि उसके साथ या तो आप इंटरक्रॉपिंग कर लें जी। या ऐसी जो आपकी ज़मीन है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ करके इनको लगा के आपकी आय बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। जी। प्रभु जी, क्या 2 पारंपरिक फसलों के बीच में भी कम समय में तैयार होने वाली भी कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें लिया जा सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही बात बोली है। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी कि ये ड्यूरेशन बहुत कम होता है हमारी। जी। तो अगर किसान जैसे अगर 1 महीने का टाइम है तो ये आप 40 दिन का टाइम है, तो हमारे पास कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो उसी टाइम में मैच्योर हो जाती हैं। जी। तो उनको लगा के किसान जो है बीच में फ़ायदा उठा सकते हैं। हुँ। जैसा अगर आप करें एक अगर मेंथॉल मिंट की बात करें, मेंथा जो प्लांट होता है, जी, जी। उसकी बहुत कम ड्यूरेशन होता है, हुँ। जिसको लगा के किसान काफ़ी फ़ायदा 2 क्रॉप्स के बीच में उठा सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो तुलसी की क्रॉप होती है, जो कि मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, औषधीय पौधा है। जी। वो भी उसकी सीमैप ने इम्प्रूव वैराइटीज़ करीब 5-6 इम्प्रूव वैराइटीज़ बनाई हैं, हुँ। जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं हुँ। और उनको भी इस तरीके से बीच में लगा के और उससे आय को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। जी। इसके साथ ही जो तुलसी, कालमेघ और गिलोय जिसकी मांग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी भी कुछ ऐसी किस्में हैं, नई किस्में हैं जो किसान जिन्हें लगा सकते हैं और जिससे उन्हें अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता हो? हाँ, ये देखिए एक चीज़ ऐसी होती है कि बाज़ार में तो गिलोय भी मिलेगा आपको, कालमेघ भी मिलेगा और तुलसी भी मिलेगा। जी। लेकिन जो हम हमेशा कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल करना, हुँ। कि तुलसी की हर वैरायटी में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी या गिलोय की हर वैरायटी में नहीं मिलेगा वो चीज़ें। तो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है और हमारे वहाँ से जो प्लांट्स किसानों को दिए जाते हैं, हुँ। जो औषधि पौधे दिए जाते हैं, वो हम पूरी तरीके से एक तरीके से
जिन पे हमने काफ़ी रिसर्च की और बताते हैं कि इस वाली वैरायटी में ही वो गुण होंगे जो कि आपके औषधीय गुण उसमें हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमें प्लांटिंग मटेरियल हम फार्मर्स को प्रोवाइड करें वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेट होना चाहिए जी। और जिसकी वैरायटी निकाल के हम ये बताएं कि एक पूरी इंडस्ट्री तक एक ही वैरायटी जाए जिसमें वो गुण हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि किसानों की आय काफ़ी बढ़ सकती है उस तरीके से। जी जी बिल्कुल। प्लांटिंग मटेरियल की आपने बात की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रभु जी, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो किसान हैं उन्हें अच्छी किस्म के पौधे कहाँ से मिल सकते हैं, वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें, क्योंकि अच्छी उपलब्धता होगी तभी वो इसकी खेती भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, जो हमारा जो आईसीआर का सिस्टम है और जो सीएसआईआर का सिस्टम है, जी। सीएसआईआर और आईसीआर दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलके कई सारे जो औषधीय पौधे हैं उसकी उच्च वैरायटी, उच्च जो पौधे हैं वो निकाले हैं। जैसे सीएसआईआर में देखें तो हमारा सीमैप, जिसमें मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वो है। जी। इसके बाद आईएचबीटी पालमपुर में एक हमारा इंस्टीट्यूट है। इसके बाद ट्रिपल आईएम जम्मू में है, निस्ट जोरहट में है। तो हमारे इंस्टीट्यूट हर कोने में यहाँ पे हैं जहाँ जिनके पास अच्छी प्रजातियाँ जिन्होंने निकाली हैं। इसी तरीके से आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, डीएमए पीआर इसको बोलते हैं, जो कि आनंद गुजरात में है। जी। वो लोग औषधीय पौधों की अच्छी जो किस्में हैं जिन्होंने की निकाली हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे अगर किसान भाई लिखेंगे, हम लोग तो किसानों तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते ही हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं तो हम लोगों को लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हम उनकी पूरी मदद करने को तैयार रहेंगे, उनको अच्छी किस्म की जो वैरायटीज हैं, किस्में हैं, उनको दे सकें। जी बिल्कुल। खेती तो किसान कर लेंगे, लेकिन उनके सामने अक्सर समस्या और जो चुनौती आती है वो बाजार की उपलब्धता की आती है। तो ऐसे में प्रभु जी, आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो बाजार की जो चुनौती है उससे वो किस तरह से उसका सामना करें? जैसा चुनौती की बात है, किस तरीके से उसको करें, मुझे तो लगता है कि वो किसान लोग अगर अपने क्लस्टर्स बनाएंगे जी, क्योंकि अगर अकेले करेंगे तो उन तक इंडस्ट्री को पहुंचना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कौन किसान कहाँ पे लगा रहा है, और बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि औने पौने भाव में उसको खरीद लेते हैं और फिर इंडस्ट्री को दे देते हैं। मुझे लगता है अगर एक ग्रुप में आके कुछ किसान लोग लगाएं उसको, और उसके बाद अगर या तो फिर हम जो हमारा जैसे इंस्टीट्यूट है उससे कांटेक्ट करें या दूसरे इंस्टीट्यूट के से संस्थानों से मिलके अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग उनकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। हम उनको इंडस्ट्री के साथ में बात भी करा देते हैं कि आप जो है ये इंडस्ट्री किस चीज़ की मांग है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पूरी तरीके से हर चीज़ में सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी और हमें बताएंगे तो हम पूरी उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल। तो हर्बल खेती के मामले में सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और अब तो खास तौर पर एक बड़े पैकेज का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में प्रबोध जी, हम आयातक से निर्यातक की स्थिति में पहुंचे, इसके लिए आपको क्या लगता है कि किन खास बातों पर या किन खास पहलुओं पर जोर देना होगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे उत्पाद तो काफ़ी करते हैं, हमारे पास जगह भी काफ़ी है, किसान के पास खेती है करने के लिए। हम लोग इसलिए निर्यात नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है उसमें हम लोग कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको ग्रो करने की, वो नहीं कर पाते हैं। जी। और शायद अगर हम ये कर पाएँ कि हम इम्प्रूव वैरायटीज़ को ही केवल लगाएं, और एक प्रैक्टिस होती है कि किस समय उसमें क्या डालना है, किस समय नहीं डालना है, और जो हमारा प्लांट मटेरियल जो उससे निकल के आए जी, उसका जब तक हम पूरी तरीके से एनालिसिस नहीं कर लेंगे कि हाँ ये पूरी तरीके से फिट है, जिसको ठीक है, जिसको कि हम बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि बाहर जब दूसरे कंट्री देश में हम भेजते हैं तो वो लोग इस चीज़ के बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि उसमें भी बिल्कुल भी हैवी मेटल नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसकी एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट मटेरियल या एक्सट्रैक्ट में। तो उसके लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी कि जो भी किसान लोग ग्रो करना चाहते हैं तो उनको बताया जाए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो करने के बाद उनका उत्पाद आए उसकी हम किस तरीके से एक तरीके से एनालिसिस करके बताएं, हाँ अब ये उत्पाद बिल्कुल सेफ है
अगर हम इसको बाहर भेजेंगे तो इसमें कोई भी उसमें गलती नहीं निकाल पाएगा। तो हमें एक तरीके से इसको एक इंडस्ट्री की तरह लेना चाहिए। जो हमारा औद्योगिक खेती है, इसको केवल खेती की तरह नहीं, हम इसको एक जैसे इंडस्ट्री में सब तरीके से काम होता है कि जी हर जी। जगह पे हम देखते हैं कि क्वालिटी सही है कि नहीं है। अगर हम वो कर पाएंगे तो हम बिल्कुल, भारत देश इसमें आत्मनिर्भर भी होगा। और जिस तरीके से हमारे पास जैव विविधता है यहाँ पे, जिस जी तरीके जी। के प्लांट हैं, हमारा आयुर्वेद जिस तरीके से पूरी तरीके से सक्षम था, मुझे लगता है कि हम पूरे विश्व में अपनी जो नॉलेज को और जो पौध है उसको भेज पाएंगे उससे। बिल्कुल प्रबोध जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस कार्यक्रम में दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, सीमैप के निदेशक ने हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी और हर्बल खेती के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे दो खास मेहमान डॉक्टर सत्यजीत राय और डॉक्टर पीएल सरन जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आगे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम हर्बल खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ प्रबोध कुमार जी जुड़े हुए थे, जिनसे हमने चर्चा की और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, डॉक्टर सत्यजीत राय और डॉक्टर पीएल सरन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सत्यजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हर्बल खेती है उसको अगर बढ़ावा देना है तो जाहिर तौर पर जो वैश्विक बाजार है वहाँ भी हमें अपनी दखल दिखानी होगी और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे कृषि उत्पाद है उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर जो हमारा उत्पाद है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही है? मैडम, हमारा जो हम लोग जो पहली बात तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि किसी भी किसान को अगर कोई हम लोग जो प्लांटिंग मटेरियल देते हैं इसको क्यूपीएम बोलते हैं, मैं क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जी। सबसे पहला नंबर ये आता है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। पहली बात, अगर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हो तभी से आगे हमें जो इसके गुणवत्ता वाली चीज इसके बाद आती है। अगर हम लोग इसको औषधि के रूप में अगर आयुर्वेद में ले तो इसका इधर होल प्लांट भी हो सकता है, इसमें पत्तियां भी हो सकती है, इसमें रूट्स भी हो सकती है और नहीं तो बायो कंपाउंड हो सकती है। इसमें जो जिसका जो बायो कंपाउंड होती है ये एक्सट्रैक्ट हो सकती है जी। तो हमारा जो विश्व जो बाजार है, अगर विश्व बाजार में अगर ये जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इसके जो गुणवत्ता को हम लोग इसको बनाए रखें। तो इसीलिए हम लोग हमारा जो साइंटिस्ट है, हमारे जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं और हमारा जो फाइटोकेमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है जी, जो हमारा, तो वो लोग भी इसको देखते रहते हैं कि हम लोग उसमें जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो बायो कंपाउंड है हम लोग कैसे निकालें। और यहाँ तक भी जरूर देखते हैं कि इसमें जो है मिलावट वगैरह ना हो जी। बिल्कुल। और उसमें हमारे कुछ शोध ऐसे भी हों जिसमें हम लोग मिलावट को पकड़ पाए। तो एक निरंतर प्रयास होगी, ये एक पॉलिसी मेजर भी है, एक हमारी तरफ से भी एक मेजर है। इसको आगे ले जाते हुए हम लोग अगर करेंगे, अग्रसर रहेंगे, तभी हम विश्व बाजार में। एक चीज हम जरूर बता देना चाहेंगे इसमें मैडम जी जी, कि आज विश्व के तौर से अगर देखें तो इसबगुल एक ऐसा पहला पौधा है जिसमें हम सबसे आगे हैं, पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू एक्सपोर्ट जो हम लोग कमाते हैं इसबगुल। और इसब के अलावा जो सेकंड जो है वो है सेन्ना है। तो ये दोनों से हम लोग पूरे विश्व के बाजार में हम लोग जो हमारा भारत जो एक मैक्सिमम एक्सपोर्ट कमाती है, जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है। तो हम इन दोनों अगर हम लोग देखें कि इसबगुल एक लैक्सेटिव है और जो है हमारा जो है ये जो आपका जो सेन्ना एक पर्गेटिव है।
तो ये दोनों का स्थान एक विश्व बाजार में हमारे इंडिया में बहुत, हम इंडिया अग्रणी है, इस सब मुल्क के हिसाब से हम इंडिया अग्रणी है। बिल्कुल, तो अगर हम वैश्विक बाजार की मांग को भी समझें और उसके अनुसार खेती करें तो जाहिर तौर पर हम और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर सरन, जैसा कि हम आज हर्बल खेती के माध्यम से आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, खास तौर पर अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है, सूखाग्रस्त होते हैं और वहां पर जो लघु और सीमांत किसान होते हैं उनके सामने समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर उनके आय के विकल्प के तौर पर कुछ ऐसे औषधीय पौधों का विकल्प उन्हें सुझाया जाता है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे इलाकों के लिए भी क्या आप सुझाव देंगे? जो किसान हैं वो खास तौर पर किन फसलों को ले सकते हैं और किस तरह से उन फसलों की अच्छी पैदावार वो प्राप्त कर सकते हैं? जी मैडम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसानों की इसमें जोखिम क्या क्या है। जी। इस औषधीय सघनधीय पौधों की अगर शुष्क क्षेत्र में खेती करनी है तो हमें सबसे पहले उनके लिए एश्योर्ड मार्केट सिस्टम डेवलप करना होगा। अगर हमारे पास जैसे मेजर क्रॉप्स के लिए एपीएमसीज हैं, उसी की तर्ज पे जैसे दिल्ली में खारी बावली मंडी है, इस तरह की मंडी अगर सभी जगह हो जहां किसानों का एश्योर्ड मार्केट हो तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी, शुष्क क्षेत्रीय लोगों के लिए जहां पानी की कमी हो, किस तरह की फसलों की वो खेती कर सकते हैं। जी। जैसे कि मैंने बताया, अश्वगंधा को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 2 इरिगेशन है या फिर अभी बरसात का मौसम है तो इस टाइम राजस्थान के किसान या एमपी के किसान अश्वगंधा की बुआई कर सकते हैं और 60 दिन के बाद 60 दिन तक उनको कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर उनको 2 इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कम पानी की उपलब्धता है तो वो सफलतापूर्वक अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई किसान भाई पेरिनियल ट्रीज, जैसे मैं जिक्र करना चाहूंगा नीम का। नीम हमारे पूरे भारतवर्ष में कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां नीम की खेती नहीं होती हो, लेकिन कॉमर्शियली एक कहीं भी आपको सिस्टमेटिक ढंग से एक भी ऑर्चार्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट को या हम लोगों को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नीम को कल्टीवेट करवाना चाहिए, क्योंकि उसको शुष्क एरिया में हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उससे किसान भाई हर पेड़ से, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हमारा 5 ईयर ओल्ड पेड़ है उससे हम 5 किलो या 10 किलो भी नीम की पत्ती लेते हैं, कम से कम 30 रुपए केजी या 25 रुपए केजी अगर इसकी सूखी पत्ती जाती है तो एक किसान 250 से 300 रुपए एक पेड़ से अर्न कर सकता है। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है उसका प्रोड्यूस भी बढ़ता जाता है। तो हमें इस तरह की जो चीजें हैं उनके बारे में सोचना है। इसके साथ साथ और बहुत सारी फसलें हैं, जैसे एलोवेरा है। एलोवेरा राजस्थान जैसे एरिया में जहां पीएच मान ज्यादा हो, पानी की कमी हो, वहां भी एलोवेरा की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों को उपयुक्त मार्केट नहीं मिलने की वजह से एलोवेरा की वो ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में आपसे 2-4 चीजें शेयर करना चाहूंगा। एलोवेरा या इस तरह की फसलों की अगर किसान भाइयों को खेती करनी है तो सबसे पहले ग्रुप बना के एक व्यवसायिक तरीके से लार्ज एरिया में कम से कम 10 एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़ में आपको खेती करनी है। तीसरा, आपके पास एटलीस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे एलोवेरा से हम जूस बनाते हैं, जूस के साथ साथ उसी मशीन से हम उसका अर्क भी निकाल सकते हैं। उसका पल्प, सिंपल ड्रायर ला के हम उसके पल्प का पाउडर बना के भी मार्केट उपलब्ध है, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब तक हम प्रोसेसिंग में हमारे किसान भाई नहीं जाएंगे तब तक मिडल मैन नहीं हटेगा और किसान की इनकम नहीं। किसान को खेती करने के साथ साथ जो मूल्य संवर्धन है और खाद्य प्रसंस्करण है इससे भी जुड़ना होगा और 4000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है खासतौर पर हर्बल खेती के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये सरकारी योजना है उसका लाभ भी किसान जरूर उठाएंगे। डॉक्टर सत्यजीत, आपसे जानना चाहेंगे इस बीच की जो हर्बल जो पौधे हैं, जो ये औषधीय पौधे हैं, इनकी सफलतापूर्वक खेती के लिए किस तरह की तकनीकों का विकास किया जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है? अभी डॉक्टर सरन ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जी। कि हम लोग
कैसे देखिए, एक मार्केट एक बहुत बड़ी बात है कि जो बिल्कुल। मार्केट को हम लोग हैं, दो राय तो नहीं है इसमें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी अगर की बात अगर करें, जी। तो एक है हम लोग जो वैरायटी, हम लोग अच्छी जो नस्ल है, अगर जैसे अश्वगंधा की बात उन्होंने की, अश्वगंधा के हिसाब से अगर उसका अगर अच्छी नस्लें अगर हो, जी। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हो, तो एक निरंतर प्रयास है, तो उसमें हम लोग लगे हैं। ये इसबगुल, इससे हमारा जो संस्थान उसमें लगी है, एक शोध का कारण है इसमें। इसके अलावा जो उन्होंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो है वो इसको जो बोलते हैं ना, ग्रीन मैन्योरिंग, या जो है उसमें जो है ग्रीन मैन्योरिंग टेक्निक बोलेंगे, या जिसमें हम ज़्यादातर खाद वगैरह, जिसमें दूसरी चीज़ मिले ज़्यादा, जो है फर्टिलाइजर वगैरह जो उसमें ज़्यादा नहीं मिलाते हैं। जी जी। तो उसमें जैविक खेती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैविक ये भी एक बहुत, क्योंकि इसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम लोग कीटनाशक दवाएं ये सब अगर ज्यादा मिलाते रहेंगे, तो इसमें इसकी गुणवत्ता डेफिनेटली इसमें प्रभाव हो सकती है, आइदर रूट में हो सकती है इसका, या इसका लीव्स में हो सकती है। तो इसको भी लेकर शोध करने वाली बात आगे आती है। फिर तीसरी बात आती है कि हम कैसे इसका जो फाइटो कंपाउंड्स है, जैसे हमारे संस्थान ने एलोइन एक्सट्रैक्ट का एक पेटेंट ग्रांट कर चुका है। हमारा संस्थान ने हमारे जो संस्थान ने जो है सेकंड जो है कि स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए, जो इसी से जो हमारा स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए हमारा जो औषधि ऐसा कुछ निकाला है, जिसमें स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट या मॉस्किटो रिपेलेंट, ये जो है इसमें हमारा पेटेंट फाइल्ड है। तो ये हमारा जो एक ऐसे जो है कंटिन्यूअस एक रिसर्च चल रही है, और ये रिसर्च चलती रहेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर सरन, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो औषधीय पौधे हैं, इन्हें रोग व कीट से बचाने के लिए किस तरह के जो जैविक उपाय है वो किए जा सकते हैं, चूंकि गुणवत्ता का भी सवाल है, और आपने भी बताया कैसे कि अगर जैविक खेती की जाए तो वही बेहतर है। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को जो इनकी औषधीय पौधों की खेती करते हो, इनको 10 से 15 टन सड़ी हुई 6 महीने पुरानी गोबर की खाद यूज करनी है। दूसरी, किसी भी तरह का पोल्यूटेड पानी यूज नहीं करना है, गंदे नाले का पानी यूज नहीं करना है। तीसरा, हमें कोई केमिकल यूज नहीं करना है। चौथा, जितने भी हमारे औषधीय सुगंधीय पौधे हैं, ज्यादातर पौधों में इनका टेस्ट बिटर होने की वजह से ये कीड़े और जो बीमारियां हैं वो बहुत कम आती हैं। अगर किसी पौधे में बीमारियां या कीड़े की समस्या दिखाई देती हो, तो हमारे किसान भाई जैसे धतूरा है, नीम है, इनका जो टॉक्सिक कुछ मेडिसिनल प्लांट है, उन हर्ब से एक्सट्रैक्ट बना के इनका स्प्रे कर सकता है। नीम का कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत अच्छा रिपेलेंट का काम करता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक बेस्ड हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सत्यजीत, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि किसान सफलतापूर्वक अगर औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं और इस व्यवसाय से भी इससे जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे इसके पहलू है जिसकी जानकारी किसान को होनी चाहिए। चाहे जो कृषि कार्य है वो उन्नत किस्म के कृषि कार्य होने चाहिए, जो प्रसंस्करण से जुड़ी हुई जानकारी है वो उन्हें होनी चाहिए, जो उन्नत किस्में अब आ रही हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, जैविक खेती के बारे में उन्हें जानना चाहिए। तो ऐसे में उनका प्रशिक्षण प्राप्त करना आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है, और अगर कोई किसान प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो वो कहां संपर्क कर सकता है? तो मैडम, आपने ये जो आपका जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे एक वैल्यू एडिशन, अगर मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूं जी, जैसे आपका इसबगुल है, इसबगुल का जो हस्क उसको भूसी जो बोलते हैं, उसी का जो एक्सपोर्ट होता है, उसी से हमारा मैक्सिमम अर्निंग है। और उसी इसबगुल का भूसी अगर आप देखेंगे कि मल्टीग्रेन आटे में मिलाया जाता है। इसबगुल का भूसी जो है आपका बेकर इंडस्ट्री में किया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू एडिशन, जो अभी डॉक्टर सरन ने बताया कि वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम लेमन ग्रास को ले, लेमन ग्रास को उसका जो तेल है, अगर तुलसी को ले, अगर हम तुलसी को अगर हम बेचे, उसके पत्ती को बेचे, अगर उसका तुलसी को तेल निकाल कर बेचे, तो जरूरी एक अवश्य ये तो निश्चित है कि किसानों की आमदनी ज्यादा होगी अगर तेल निकाल कर बेचे। तो हमारा है इसी हिसाब से हमारा डायरेक्टरेट है
एक निरंतर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देती रहती है। जैसे हमारा NMPB के प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रेनिंग देती है, या हम लोग इंटरनली फंडेड प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत देते हैं, या हमारा TSP ट्राइबल सब प्लान है, ये SCSP प्लान, हम लोग लगातार जो है इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जो है हमारा संस्थान इससे जुड़ी हुई है, देती आ रही है और देती जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर सरन, आप तो सालों से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र में, आपसे ज़रूर हम आपके अनुभव के आधार पर जानना चाहेंगे कुछ ऐसी सफलता की कहानियां जो खुद आपने अपनी आंखों से देखी है, किस तरह से जो किसान हैं उन्होंने हर्बल खेती को अपनाया है और उन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की है। मैडम, हमारे निदेशालय ने लास्ट 5 साल में 3 सक्सेस स्टोरीज डेवलप किए हैं। उन सक्सेस स्टोरीज में सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा इसका कालमेघ का। हमारे कुछ जो किसान हैं वो कालमेघ की खेती जंगल के आसपास के एरिया में करते हैं जी। पहले वो लोग मक्के की या आलू की खेती करते थे जहां इनको जंगली जानवरों की बड़ी समस्या रहती थी, स्पेशली सुअर की और नीलगाय की। तो उन किसानों ने इसकी खेती स्टार्ट करी हमारे कालमेघ की। तो एक तो उसके खेत में जंगली जानवरों की समस्या सोल्व हो गई, और दूसरी उनके बराबर हमारे कालमेघ से किसान को अच्छी इनकम मिल रही है। 1 हेक्टेयर में लगभग 54,000 के आसपास शुद्ध लाभ कालमेघ से हमारे किसानों को मिल रहा है। ये कहानी है हमारे गुजरात के जो ट्राइबल एरिया है उसकी। अभी एक कहानी है मैं नॉर्थ गुजरात की बताना चाहूंगा। वहां हमारे किसान भाई है वो अपने खेत में एक फसल लेते थे और कुछ सीड स्पाइसेस की खेती करते थे। हमने जब से उनको एस्पेरागस यानी सतावरी के बारे में बताया, हमारा किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन में 2 फीट की दूरी पे पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पे पीली सतावरी की खेती करता है, और 2 साल के बाद में वो लगभग 4.5 से 5 टन सूखा ड्राई रूट प्राप्त करता है 1 हेक्टेयर से। 4.5 टन से 5 टन ड्राई रूट का मतलब होता है मैडम किसान को 4.5 लाख रुपए पर ईयर नेट इनकम। हाँ, इस सतावरी की खेती में जैसे रूट पिलिंग है, रूट डिगिंग है, इसमें थोड़ा कॉस्ट जरूर इन्वॉल्व होता है 1-1.5 लाख रुपए, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। और अगर पशु इसके पौधे को खा भी लेते हैं तो नई ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि कॉमर्शियल पार्ट रूट है जिसको कोई नुकसान नहीं होता है। ये सतावरी की बात है। वो लगातार किसान हमारी सतावरी की खेती कर रहा है, और आपके दिल्ली में खारी बावली मंडी में 350 रुपए पर केजी से लेके 700 रुपए केजी तक सेल करता है। अब एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, यानी कि कई ऐसी सफलता की गाथाएं हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है और भी किसान जो है वो इससे जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर सत्यजीत, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया अपने निदेशालय के बारे में भी, इसके इतिहास के बारे में, वर्षों से किस तरह से इस क्षेत्र में आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही जब एक आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी हर्बल खेती जुड़ गई है, तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आपने भी जरूर अपने निदेशालय की तरफ से कुछ लक्ष्य रखे होंगे आगे के लिए अपनी पिछली उपलब्धियों को देखते हुए भी। अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहें हमें। मैडम, ये जरूर है कि आत्मनिर्भर, अभी जो हमारा जो देश का जो हमारा जो स्लोगन है आत्मनिर्भर खेती के बारे में, तो हमारा जो निदेशालय है जी, तो एक तरफ से बिल्कुल अग्रसर रहेगा। पहली बात तो है कि हमारा जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फिर है जैविक खेती जी, फिर है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, सिंपली क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, इसके बाद है फाइटो कंपाउंड्स जो हमारे, इन सब को लेते हुए हमारा जो हम लोग थोड़ा सा और इसमें तेजी लाएंगे। और स्पेशली अभी जो इस पैंडेमिक में अभी जो कुछ क्रॉप उभर के आए हैं, जो जैसे गिलोय हैं जी, गिलोय भी हमारा एक मैंडेट क्रॉप है, अश्वगंधा हमारा मैंडेट क्रॉप है। तो इनमें हम लोग तो चल ही रहे थे जैसे, तो इनके ऊपर हमारे जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, अभी डॉक्टर सरन ने जो बताई थी जैसे कालमेघ है, तो हम लोग इन सब क्रॉप के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस देंगे। मतलब हम लोग इसमें थोड़ा सा ज्यादा इसमें स्ट्रेस देंगे, जिसमें हमारा कोविड या हमारा जो पैंडेमिक जी, इससे रिलेटेड जो देश की जो भी मांग होगी, इन सब जगह पे हम आइदर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हो या हमारा कोई दूसरा कोई रिसर्च हो जिसमें हमारा कोई वैल्यू एडिशन से कोई जुड़ा हो या हमारा फाइट कंपाउंड से जुड़ा हो, इन सब के ऊपर हम लोग एक
एक अलग तरह का एक दिशा निर्देश के हिसाब से, एक स्टेप के हिसाब से, एक सीढ़ी के हिसाब से और एक प्रदर्शन के हिसाब से हम लोग अग्रसर हैं। बिल्कुल, आप लोग अपनी जो अभिन्न भूमिका है वो लगातार निभाते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही जो किसान हैं वो तमाम इन शोध कार्यों और इन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और हर्बल खेती को अपनाएंगे और सफलता हासिल करेंगे, ये हम आशा करते हैं। डॉक्टर सत्यजीत और डॉक्टर सरन, आप दोनों इस कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आप दोनों ने हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम विचार विमर्श में आज बस इतना ही। हर्बल खेती के बारे में आज हमने विस्तार से जाना कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो हर्बल खेती है उसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है और इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जो किसान है वो भी बढ़ चढ़कर इसमें आगे आएंगे और हर्बल खेती को अपनाते हुए सफलता हासिल करेंगे। इसी के साथ विचार विमर्श में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।